वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस और उसके ह्यूमन ब्रेन पर होने वाले इफेक्ट्स पे बात करेंगे। स्ट्रेस एक तरह का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो एनवायरमेंटल डिमांड्स, डिफिकल्टीज या थ्रेट्स के कारण क्रिएट होता है। जहां एक तरफ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या एक्यूट स्ट्रेस हमारे कॉग्निटिव फंक्शन और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकता है, वहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को चेंज कर सकता है और ब्रेन प्लास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करके हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज और कॉग्निटिव डेफिसिट्स का कारण बन सकता है। यह वीडियो ब्रेन रीजन्स, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स और कॉग्निटिव एवं इमोशनल परफॉर्मेंस पर स्ट्रेस के इफेक्ट्स के बारे में है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस कैसे ह्यूमन ब्रेन पे अपना इम्पैक्ट डालता है। ब्रेन एक बेसिक ऑर्गन है जो स्ट्रेस को महसूस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और अपना रिएक्शन देता है। अब हम बात करते हैं कॉर्टिजोल और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी स्ट्रेस रिएक्शन वाले वीडियो में देख चुके हैं। एचपीए एक्सिस शरीर की स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करने का मेन मैकेनिज्म होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करता है जो एड्रिनल ग्लैंड्स को कॉर्टिजोल छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई स्ट्रेसर पहचाना जाता है तो एमिगडाला, जो एक ब्रेन का पार्ट है, वो ब्रेन के दूसरे पार्ट हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन का क्या रिएक्शन होता है कॉर्टिजोल के लिए। कॉर्टिजोल के जो इमीडिएट एडवांटेजेस होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। कॉर्टिजोल हमारी वाइटैलिटी और अटेंटिवनेस को बढ़ाता है। कॉर्टिजोल हमारे विजन को शार्प बनाता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है और हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति और अवेयर करता है। कॉर्टिजोल मेमोरी कंसोलिडेशन में मदद करता है, खासकर इमोशनल इवेंट्स के लिए। इसका मतलब है कि जो इवेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज होते हैं उनकी मेमोरी भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल के लिए नौकरी का पहला दिन या हमारे किसी नियर एंड डियर वंस का हमारी लाइफ में आना। इसी के साथ कॉर्टिजोल फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को तेज करता है जिससे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और स्ट्रेंथन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कॉर्टिजोल के लेवल्स बहुत ज्यादा समय तक हमारे शरीर में बढ़े हुए रहते हैं तब उस सिचुएशन में हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारी मेमोरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साइज को हाई कॉर्टिजोल लेवल्स कम करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हिप्पोकैम्पस में सेल डेथ होने लगती है। हमने हिप्पोकैम्पल श्रिंकेज के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बात की थी। ज्यादा समय तक बढ़ा हुआ कॉर्टिजोल इम्यून सिस्टम को भी वीकन करता है। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बढ़ा हुआ कॉर्टिजोल लेवल शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकॉल को तो बढ़ा सकता है, लेकिन यदि स्ट्रेस हफ्तों या महीनों तक जारी रहता है तो यह हिप्पोकैम्पल एट्रोफी का कारण बन सकता है, जिससे मेमोरी लॉस और कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। अब हम स्ट्रेस का इफेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेन एरियाज पे देखते हैं। इसमें पहला स्ट्रक्चर है एमिगडाला, जो फियर रिस्पॉन्स और इमोशनल प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है। एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम का वह पार्ट है जो एंगर और फियर जैसे इमोशंस को प्रोसेस करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से एमिगडाला हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जिसका मतलब होता है कि एक अत्यधिक एक्टिव या ओवर एक्टिव एमिगडाला का होना। एमिगडाला ओवर एक्टिविटी के इफेक्ट्स कुछ इस तरह से होते हैं। पहली चीज है एनहांस्ड वरी और फियर, अर्थात आदमी ज्यादा चिंतित रहता है और डर की अवस्था में रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी रिएक्शंस को और शार्प करता है, जिससे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने का रिस्क बढ़ता है। दूसरी चीज हाइपर विजिलेंस, अर्थात आदमी रिलैक्स स्टेट में रहने के बजाय हमेशा चौकन्ना बना रहता है और थ्रेट्स को जरूरत से ज्यादा महसूस करने लगता है, भले भी वे वास्तविक ना हो। तीसरी चीज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, हाइटर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज के कारण इमोशनल रेगुलेशन मुश्किल हो जाती है, या कह सकते हैं कि आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल खोने लगता है। एग्जाम्पल के लिए पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित सोल्जर्स फायरवर्क्स या लाउड नॉइज जैसी साधारण ध्वनियों पर भी एक्सट्रीम टेरर रिएक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि अमिगडाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उनका। दूसरा ब्रेन स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिप्पोकैम्पस लर्निंग, मेमोरी कंसोलिडेशन और स्पेशियल नेविगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बढ़े हुए कॉर्टिजोल के लेवल न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं और क्रॉनिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस के श्रिंकेज का या उसके सिकुड़न का कारण बन सकता है। स्ट्रेस का हिप्पोकैम्पस पर इम्पैक्ट कुछ इस तरह से है। पहला इम्पैक्ट है मेमोरी डेवलपमेंट और रिकॉल में हर्डल आना, नई इंफॉर्मेशन को याद करना और पास्ट इवेंट को याद रखने में कठिनाई होने लगती है। दूसरा इफेक्ट है अल्जाइमर डिजीज का बढ़ा हुआ खतरा। क्रॉनिक स्ट्रेस न्यूरॉन लॉस को तेज कर सकता है, जिससे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जिसमें अल्जाइमर डिजीज भी आती है उसका खतरा बढ़ जाता है। तीसरा इफेक्ट है डिक्रीज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएटिव थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से जूझता हुआ कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और असाइनमेंट्स को याद करने में कठिनाई महसूस कर सकता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है। ब्रेन का जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्रॉनिक स्ट्रेस से ब्रेन के इस पार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हाई लेवल के कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे लॉजिकल रीजनिंग, इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देता है, जिससे बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से है। पहला इफेक्ट है इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग, अर्थात डिसीजन लेने की कैपेसिटी में कमी होना। स्ट्रेस इंपल्सिव बिहेवियर को बढ़ा देता है और लॉजिकल रीजनिंग को बाधित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो एक इम्पल्सिव डिसीजन होगा। अब यहीं पर पीएफसी या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग से रोकता है, पर क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता और हम इम्पल्सिव हो जाते हैं। दूसरा इफेक्ट है इम्पेयर्ड इमोशनल रेगुलेशन, अर्थात अपने इमोशंस जैसे गुस्सा या डर को कंट्रोल नहीं कर पाना। इसमें इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे फ्रस्ट्रेशन और एंगर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा इफेक्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर स्ट्रेस का वीकेंड सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है और बिंज ईटिंग या सब्सटेंस एडिक्शन जैसी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की ओर झुक सकता है। एग्जाम्पल के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसफंक्शन के कारण कोई स्ट्रेस इंडिविजुअल इरेशनल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है, जैसे गैम्बलिंग या एक्सेसिव स्पेंडिंग। तब हम देखते हैं स्ट्रेस का इफेक्ट बिहेवियर और मेंटल स्टेटस पे। स्ट्रेस की वजह से हमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने का रिस्क बढ़ सकता है। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस है वो पीटीएसडी, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मेन रिस्क फैक्टर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डिसफंक्शन और ओवर एक्टिव एमिगडाला के कारण किसी इंडिविजुअल में इरेशनल फियर्स के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाना दिखाई देता है और यह बाद में किसी फोबिया में बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट जो एकेडमिक स्ट्रेस में है वह टेस्ट एंजाइटी से पीड़ित हो सकता है, जिससे परीक्षा का एक्सपीरियंस और भी मुश्किल बन जाता है। दूसरी चीज है स्ट्रेस डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस सीरोटोनिन डिप्लीशन, मतलब स्ट्रेस की वजह से सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में कमी आना और हिप्पोकैम्पस श्रिंकेज क्लिनिकल डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं परसिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सुसाइडल थॉट्स। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति जिसने फाइनेंशियल स्ट्रेस को लंबे समय तक झेला है वह स्ट्रेस रिलीफ के बाद भी डिप्रेसिव सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। स्ट्रेस की वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेस मेलेटोनिन प्रोडक्शन को बाधित करता है, जिससे इंसोमेनिया और पुअर स्लीप क्वालिटी होती है। यहाँ हमें यह पता होना चाहिए कि मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी होता है और क्रॉनिक स्ट्रेस मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। लैक ऑफ स्लीप स्ट्रेस साइकिल को और बढ़ा सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नींद की कमी से स्ट्रेस होना और फिर स्ट्रेस की वजह से नींद की कमी होगी, मतलब ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को फीड करते हैं और एक विशियस स्ट्रेस साइकिल को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो जॉब इनसिक्योरिटी का सामना कर रहा है उसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, जिससे उसकी एंजाइटी और फैटीग बढ़ जाती है। एडिक्शन रिलेटेड बिहेवियर्स में भी स्ट्रेस का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। स्ट्रेस सब्सटेंस क्रेविंग्स को बढ़ाता है, जिससे अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, जंक फूड कंजम्पशन बढ़ सकता है।
इम्पल्स कंट्रोल में कमी के कारण एडिक्शन ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वर्क स्ट्रेस से निपटने के लिए एक्सेसिव अल्कोहल या कैफीन कंजम्पशन की ओर झुक सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेस ह्यूमन ब्रेन के कई फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें मेमोरी और लर्निंग जो हिप्पोकैम्पस डिसफंक्शन की वजह से होता है, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की इम्पेयरमेंट से होता है, इमोशनल डिसरेगुलेशन जो एमिगडाला की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है, मूड और मोटिवेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस से हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि थेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सोशल सपोर्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।